नमस्कार। विद्या न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल से लौट आए हैं। जुलाई के थर्ड वीक में शुरू हो जाएगा मानसून सत्र। उससे पहले पूरी उम्मीद है कि कैबिनेट में फेरबदल हो जाएगा, क्योंकि शिद्दत से इसका इंतजार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल में परिवर्तन हुआ, संगठन पदाधिकारियों की घोषणा हुई, उसके बाद अब बारी केंद्र की है। सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस बीजेपी में परिवारवाद को लेकर के बड़ा विरोध रहता है और कांग्रेस पे इसको लेकर वार किया जाता है, एक मंत्री ऐसे हैं जिनके दोनों बेटे उन्हीं के साथ राजनीति में हैं। नाम है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री हैं। बड़ा बेटा पंकज सिंह नोएडा से विधायक हैं और छोटे बेटे नीरज सिंह, जो अभी तक किनारे किनारे रह के राजनीति किया करते थे, वो बन गए हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी में उपाध्यक्ष। शायद दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा कि पिता केंद्र में इतने बड़े पद पर, मतलब रक्षा मंत्री, और दो बेटे राजनीति में, खास तौर से बीजेपी में। ऐसा नहीं है कि ऐसे बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, लेकिन अब तीनों के तीनों जो है वो आ गए लाइमलाइट में। और यदि उदाहरण ऐसे होंगे भी, वैसे तो है नहीं, तो इक्का दुक्का ही बीजेपी में होगा। अदरवाइज देखा होगा कि अनुराग ठाकुर जब राजनीति में आए तो उनके पिता जो है नेपथ्य में चले गए। ऐसे ही बीजेपी करती है, और यदि रखती है तो फिर उसके साथ बहुत सारे कंडीशन। सवाल ये उठ रहा है कि राजनाथ सिंह अपने छोटे बेटे को एडजस्ट कराने के लिए और बड़े बेटे पंकज सिंह को मंत्री बनाने के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। नीरज सिंह किन शर्तों पर उपाध्यक्ष बने हैं? क्या इसके लिए राजनाथ सिंह ने कोई समझौता किया है? तो चर्चाएं जो आ रही हैं छन छन करके, उसके मुताबिक राजनाथ सिंह का समझौता हो गया है। दरअसल अब वो 75 की आयु पूरी कर रहे हैं। यद्यपि बीजेपी और आरएसएस दोनों 75 वाली जो सीमा थी उसको नकार चुके हैं, इसके बावजूद जहां लागू करना होगा वहां वो बहुत मजबूती से लागू कर देंगे, और जहां नहीं लागू करना होगा वहां ये कह देंगे कि हमने कब कहा था। अब देख लीजिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कैसे 75 वाली सीमा को नकार दिया था, खुद भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है। लेकिन यदि राजनाथ सिंह ने समझौता किया बेटों के लिए तो उन पे लागू हो सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि राजनाथ सिंह यदि रक्षा मंत्री पद से हटाए जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? क्या बीच में वो आराम करेंगे या कोई पद स्वीकार करेंगे? जो पद दिख रहे हैं इतने बड़े पद पर, यानी कि एक बार गृह मंत्री और दो बार रक्षा मंत्री रहने के बाद, कि वो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या स्पीकर, यही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर में से अभी कोई भी पद खाली होने वाला नहीं है। ऐसे में क्या राज्यपाल भी बन सकते हैं? लगता तो नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। और ये तय मानिएगा, नीरज सिंह की एंट्री यूं ही नहीं हुई है, समझौते के तहत ही हुई है। इसके पहले भी आपने सुना होगा 2024 में जब मोदी 3.0 बने थी, कैबिनेट बनी थी, तब भी ये बातें आई थी। तो जब उनको किनारे किया जाने लगा था, या उसके पहले भी जब ऐसी बातें आई, तब उन्होंने इनकार कर दिया था। यानी कि कोई ऐसा पद जो लूप लाइन का हो वो लेने के लिए तैयार नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो राजनेता 5 साल तक गृह मंत्री रहा हो, सारे राज्यपाल उन्हें रिपोर्ट करते रहे हों, क्या वो राज्यपाल बनने के लिए तैयार होंगे? यदि नहीं होंगे तो फिर बीच का समय कैसे गुजारेंगे यदि कोई समझौता ऐसा हुआ है? अब इसी पे नजर है। उनके अलावा जो दो और बड़े मंत्री निशाने पर है, उसमें निर्मला सीतारमण, जो कि सबसे ज्यादा बजट पेश कर चुकी हैं ज्यादा बार, तो उनको भी हटाने की बात है, क्योंकि महंगाई अब चरम पे पहुंच रही है। पश्चिम एशिया की अशांति ने भारत की अर्थव्यवस्था पे दबाव डाला है। तलाश है एक ऐसे ब्यूरोक्रेट की जो अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखे, महंगाई को डाउन करे। शक्तिकांत दास याद आ रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर रहे, रेवेन्यू सेक्रेटरी है, आर्थिक मामलों के सचिव रहे, जीएसटी से लेकर के नोटबंदी में अहम रोल रहा है। तो उनके नाम को लेकर के चर्चा बहुत तेज है, वो कैबिनेट में शामिल होंगे और निर्मला सीतारमण को रिप्लेस करेंगे। निर्मला सीतारमण क्या कैबिनेट से बाहर हो जाएंगी? जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक उनके मंत्रालय में का जो है बदला जा सकता है, वो कैबिनेट में जगह बनाए रख सकती है। सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है कि जो 4 बड़े पद हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री, में से 3 बदल जाए, वो भी एक साथ। गृह मंत्री तो अमित शाह भी अपने पद पर है, लेकिन इस बार ऐसा हो सकता है
विदेश मंत्री एस जयशंकर को आज से नहीं, बहुत पहले से इस बात को लेकर चर्चा रही है कि जिस तरीके से अमेरिका से रिश्ते बिगड़े और देशों से भी बिगड़े, आस पड़ोस उठा करके देख लीजिए, आस पड़ोस के किसी भी देश से आपके संबंध अच्छे नहीं है। ऐसे में क्या इसका ठिकरा एस जयशंकर के सिर पर फोड़ करके उन्हें किनारे किया जा सकता है, विदेश मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये मोदी मंत्रिमंडल है और मोदी है तो मुमकिन है कुछ भी हो सकता है। तो इन 3 मंत्रियों में से एक का तो विभाग बदलने की बात है और राजनाथ सिंह की समझौते की बात है, वो भी बेटे के खातिर। और इधर जो है एस जयशंकर के लिए जो खबर आ रही है कि वो हटाए भी जा सकते हैं। अब किन किन मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है, उसमें जो है हरदीप पुरी टॉप पे हैं और धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में ये बताने की जरूरत नहीं है कि उनके कार्यकाल में यानी कि शिक्षा मंत्री रहते हुए क्या क्या हुआ। नीट से लेकर के तमाम पेपर लीक, सीबीएसई में जिस तरीके से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम शुरू हुआ आनंद फानंद में, उससे जो छात्रों का नुकसान हुआ उसको लेकर के सुर्खियों में रहे। और सोचिए जब आर्मी की मदद लेनी पड़े नीट एग्जाम कराने के लिए, तो ये आपके जो जबरदस्त व्यवस्था है, सिस्टम है, उस पर सवाल है या ये अच्छी बात है, इसको लेकर के सवाल उठे हैं। कई पेपर लीक हुए, नीट तो सबसे ज्यादा सुर्खियां बना। लिहाजा इसके अलावा जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको लागू करने में देरी भी हुई है। तो बहुत सारे कारण गिनाए जा रहे हैं, उनको बाहर करने के उस संगठन के भी आदमी हैं तो वो संगठन में भी भेजे जा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हरदीप पुरी एपस्टीन फाइल में नाम आया। राहुल गांधी ने जो है संसद में सवाल उठाया, 22 दिन से ईमेल का एक्सचेंज किया था, उसको लेकर के उस सवालों के घेरे में है, उम्र भी हो चली है, लिहाजा उनको भी बाहर किए जाने की चर्चा है। एक नाम जरूर और है जो चौंका सकता है, वो बिहार वाले गिरिराज सिंह की जो रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी नहीं है, उम्र भी हो चली है तो बहाना भी है, लिहाजा उन पर भी गाज गिर सकती है। और नए चेहरों की यदि बात करेंगे कि नए चेहरे कौन कौन से आ सकते हैं, तो शक्तिकांत दास एक ब्यूरोक्रेट, उसके बाद राघव चड्ढा, आखिरकार वो 7 सांसदों को लेकर के, आपके राज्यसभा सदस्यों को लेकर के बीजेपी में उस समय आए जबकि वहां पर पंजाब में उसके सिर्फ 2 विधायक हैं और सांसद एक भी नहीं है। राघव चड्ढा एक चॉकलेटी चेहरा, पढ़ा लिखा चेहरा ऐसा उन्हें दिखा जो कि आम आदमी पार्टी को पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत दिला चुका है, लिहाजा पंजाब विधानसभा चुनाव के लिहाज से एकदम वो फिट बैठते हैं, तो उन्हें इनाम मिल सकता है जो आम आदमी पार्टी को चोट पहुंचाई है और पंजाब के चुनाव में काम आ सकते हैं। वहीं से तरुण चुग, वो भी रणनीतिकार हैं, आरएसएस का उनका बैकग्राउंड है और मध्य प्रदेश से उनको भेजा गया है राज्यसभा में, तो इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होगी क्योंकि संघ का दबाव रहता है कि उसके बैकग्राउंड के लोग होने चाहिए ताकि वो डेडिकेटेड हो। अब ये देखना है कि क्या दोनों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जाता है या सिर्फ एक से काम चलाया जाता है। तो इन दोनों के नाम की भी खूब चर्चा हो रही है। और भी कई चेहरे आएंगे क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी बातें हो रही है कि यदि बेटा मंत्री पद से हटेगा, एमएलसी नहीं बनाया गया, तो क्या उन्हें केंद्र में राज्य मंत्री दे करके संतुष्ट करने की कोशिश होगी, ये भी बात हो रही है। जो बगावत करने वाली पार्टियां हैं जैसे कि वहाँ शिवसेना एक नाथ शिंदे वाली, तो उनके बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, उनका नाम आ रहा है, दीना पाटिल का नाम आ रहा है, उन्हीं के सांसद है क्योंकि उनके लोकसभा में अब सदस्यों की संख्या बढ़ करके 13 हो गई है। ठीक इसी तरीके से जिसने टीएमसी तोड़ा उनको भी इस बात का इनाम मिल सकता है। सिर्फ यहीं पे 20 सांसद केंद्र में नहीं टूटे, वहां अलग ग्रुप बना और यहाँ अलग ग्रुप बना, लिहाजा कोकिला घोष को मंत्री बनाने की बात आ रही है। तो जो जो विरोध अपनी पार्टी से बगावत करके आए हैं उनको इनाम मिलेगा, जो जो आगे चुनाव में काम आ सकते हैं उनको इनाम मिलेगा, जिन्हें कि किनारे लगाना है और नए लोगों को लाना है। एक बात और होने जा रहा है इस मंत्रिमंडल फेरबदल में जो चर्चाएं हैं वो ये कि नितिन नवीन 45 साल की उम्र में जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वैसे ही अब संगठन और मंत्रिमंडल में भी चेहरे शामिल करने की कोशिश होगी ताकि ये मैसेज जाए कि बीजेपी अब मोदी वाली बाद की पीढ़ी तैयार कर रही है और उसमें 40 से 50 के चेहरे ज्यादा दिखेंगे। क्षेत्र का ध्यान रहेगा, जाति का ध्यान रहेगा, लेकिन साथ में उम्र का भी इस मंत्रिमंडल फेरबदल में एकदम असर साफ साफ दिखेगा। अगले साल के शुरू में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर जैसे राज्य में, और उसके बाद हिमाचल और गुजरात में, यानी कुल 7 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। और 7 राज्यों में का भी ध्यान रखा जाएगा क्योंकि बार बार तो मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा नहीं। उसी के मद्देनजर अनुराग ठाकुर जो कि हिमाचल से आते हैं, उनकी वापसी हो सकती है। इसके पहले वो मंत्री थे, बीच में ड्रॉप हुए हैं, उनकी वापसी हो सकती है क्योंकि उन्होंने भी संगठन के लिए चुनाव में काफी काम किया है।
खैर ये तो मोदी सरकार है, मोदी हैं तो हर चीज़ मुमकिन है। क्या होगा, क्या नहीं होगा वो सिर्फ़ 2 ही जानते हैं। बड़ा इंतज़ार है कि कब मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।